अक्सर जब हम सत्ता, ताकत या तानाशाही की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में किसी देश की राजनीति या बड़ी-बड़ी सरकारों का ढांचा आता है, बिल्कुल। जहां सब कुछ बहुत स्पष्ट होता है कि सत्ता किसके पास है। हाँ, और किसे झुकना है। लेकिन एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचना सच में हैरान करने वाला है, जहां किसी किशोर की शर्ट पर गलती से ड्रिंक गिर जाने से किसी के माता-पिता की नौकरी जा सकती है। और वो भी एक हाई स्कूल में। ये तो मैं वही तो। और माफी मांगने से इनकार करने पर किसी को जबरन अगवा करके $2000 की डिजाइनर ड्रेस पहना दी जाती ये सच में डरावना है। ना? तो आज के इस गहन अध्ययन में हम एना हुआंग की लिखी किताब ऑल आइव नेवर वांटेड के शुरुआती 11 अध्यायों के स्रोत अंशों का विश्लेषण कर रहे हैं। जो कि बहुत ही दिलचस्प है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये डिकोड करना है कि कैसे एक साधारण मध्यम वर्गीय स्कॉलरशिप छात्रा माया लिंडबर्ग इस बेहद इलीट वैलेस्का अकेडमी में सबसे अमीर लड़कों के समूह द साइंस को सीधे तौर पर चुनौती देती है। द साइंस, ये नाम ही काफी भारी लगता है। बिल्कुल। चलिए इसे समझते हैं। मतलब वेल्स्का अकादमी सिर्फ एक स्कूल नहीं है, ये सत्ता का एक पूरा माइक्रोकॉज्म है ना? बिल्कुल। एक ऐसी जगह जहां फीस ही $1 लाख सालाना है। ये कहना पूरी तरह से सटीक होगा। विलिस्का अकेडमी असल दुनिया से ना पूरी तरह कटी हुई एक अलग ही जगह है। डाइनिंग हॉल में फ्रांस से ताज़ा पेस्ट्रीज आ रही हैं और लॉकर खोलने के लिए बायोमेट्रिक पैड इस्तेमाल हो रहे हैं। अरे बाप रे, बायोमेट्रिक पैड। हाँ। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इस पूरे इकोसिस्टम पर द साइंस नाम के इन 4 लड़कों का पूरा नियंत्रण है। तो ये सिर्फ लोकप्रिय लड़कों का ग्रुप नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक स्थापित सत्ता है जिसे स्कूल प्रशासन से लेकर बाकी छात्रों तक सबका मौन समर्थन प्राप्त है। द साइंस को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी मध्ययुगीन राजाओं ने स्कूल में अपनी रियासत बसा ली हो, जो सब पर राज करते हैं। और माया उस आम नागरिक की तरह है जिसने राजा के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया है। बहुत ही उम्दा तुलना है ये। इन 4 राजाओं में रोमन फियोरी लीडर है। वो दुनिया के सबसे बड़े फॉर्चून का अकेला वारिस है। और बाकी 3? फिर पाकर रेमिंगटन है जो बैंकिंग जगत का प्ले बॉय है। कार्लो टेवास्को जो देखने में शांत है पर 5 अलग अलग मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट है। खतरनाक। हाँ, और अंत में जैक पेरी जो हंसमुख है और एक संगीतकार है। लेकिन मैं सोच रहा था कि स्कूल प्रशासन इस तानाशाही को क्यों चलने देता है? क्या सिर्फ पैसे के कारण? देखिए, ये एक बहुत ही व्यवहारिक पहलू है। इन छात्रों के परिवार स्कूल को लाखों डॉलर दान देते हैं। स्कूल का बुनियादी ढांचा उसी पर टिका है। तो प्रशासन बस आंखें मूंद लेता है? बिल्कुल। लेकिन ये सामाजिक तानाबाना तब चरमरा जाता है जब माया लिंडबर्ग आती है। 17 साल की लड़की सैन फ्रांसिस्को से आई है और वो भी एक स्कॉलरशिप पर। और मुझे लगता है वो इस दिखावे से सख्त नफरत करती है। बहुत ज्यादा। उसने पूरे 1 साल तक खुद को साइंस की नजरों से बचाकर रखा, बस दीवारों के साथ छिपकर चलती रही। पर शांति हमेशा के लिए तो रह नहीं सकती। स्टेन हॉफमन की पार्टी में एक घटना घटती है जो पूरी कहानी का रुख बदल देती है। माया गलती से पार्कर की महंगी शर्ट पर बियर गिरा देती है। हाँ, और यहाँ बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक परतें दिखती हैं। बिल्कुल। जब बियर गिरती है तो पार्कर अजीब रूप से शांत रहता है, लेकिन एक बाहरी लड़का जेम्स माया का बचाव करने आ जाता है। वो सीधे रोमन और पार्कर को चुनौती देता है। और यहीं रोमन अपना असली रूप दिखाता है। एकदम सही। वो कोई शारीरिक हमला नहीं करता, बल्कि जेम्स के माता-पिता की नौकरी छीनने की धमकी देता है। मतलब एक किशोर स्कूल की लड़ाई में सीधे किसी की आजीविका पर हमला कर रहा है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। रोमन की ये प्रतिक्रिया क्या दर्शाती है? मैं कहूंगी कि ये दिखाती है कि रोमन के लिए सत्ता का मतलब शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि आर्थिक नियंत्रण है। और यहीं माया का वो गुस्सा फूट पड़ता है जो 1 साल से दबा हुआ था। हाँ, वो सबके सामने रोमन को बिगड़ा हुआ तानाशाह बच्चा कहकर बुरी तरह से लताड़ लगाती है। सच में वो बहुत हिम्मत वाला काम था। बिल्कुल। माया की ये प्रतिक्रिया इतनी चौंकाने वाले इसलिए थी क्योंकि सत्ता हमेशा आज्ञाकारिता की उम्मीद करती है। उन्हें आदत है कि सब सिर झुकाएं। एकदम सही। रोमन ने जीवन भर यही देखा है। जब कोई ये नियम तोड़ता है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। ये सिर्फ अपमान नहीं था, ये उसके अजेय होने के विश्वास पर सीधा हमला था। मतलब बिल्कुल वैसे ही है जब कोई ये मान ले कि गुरुत्वाकर्षण का नियम उस पर लागू नहीं होता और अचानक उसे जमीन पर पटक दिया जाए। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही। और जब किसी तानाशाह को ऐसी चुनौती मिलती है तो वो पूरी ताकत से पलटवार करता है। सोमवार को स्कूल में माया के साथ जो होता है वो गंभीर मनोवैज्ञानिक युद्ध है।
जैसे उसकी कुर्सी पर गौन लगा देना जिससे उसकी ड्रेस फट जाती है। और लॉकर में एक जीवित सांप छोड़ देना, उसके नोट्स टॉयलेट में बहा देना। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या है? क्या? ये सब रोमन खुद नहीं कर रहा, स्कूल के बाकी छात्र उसके लिए ही कर रहे हैं। इस हर्ड मेंटालिटी को समझना बहुत जरूरी है। बाकी छात्र, जिन्हें माया लेमिंग्स कहती है, रोमन को खुश करने के लिए माया पर टूट पड़ते हैं, जिसे हम परोक्ष उत्पीड़न या प्रॉक्सी बुलिंग कहते हैं। हाँ, भीड़ हमेशा ताकतवर के साथ खड़ी होना चाहती है, लेकिन रोमन हताश हो जाता है क्योंकि इतनी क्रूरता के बाद भी माया टूटती नहीं है, वो डटकर सामना करती है। और शायद माया की इसी दृढ़ता के कारण कहानी में एक अजीब और जटिल मोड़ आता है। जैक की जुड़वा बहन एड्रियाना रोमन के साथ एक शर्त लगाती है। हाँ, एक बहुत ही अजीब शर्त। वो दावा करती है कि सेमेस्टर के अंत तक वो एक ऐसी लड़की ढूंढेगी जिसे रोमन के पैसों की कोई परवाह नहीं होगी। ये तो सीधे रोमन के अहंकार पर चोट है। बिल्कुल, ये रोमन के मनोविज्ञान को उजागर करता है। वो सचमुच मानता है कि दुनिया की हर लड़की सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके आसपास है। तो एड्रियाना, जो उसे बचपन से जानती है, वो समझती है कि रोमन एक भावनात्मक शून्य में जी रहा है। हाँ, उसे किसी ऐसे की जरूरत है जो सच्चाई का आईना दिखाए। यहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब मैं सोच रहा हूं, क्या रोमन सच में सिर्फ एक क्रूर बुली है या अरबों डॉलर होने के कारण उसे इंसानी जज्बातों की समझ ही नहीं बची? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो सोचता है कि हर चीज खरीदी जा सकती है? क्योंकि इसके बाद जो होता है ना, वो इसी बात को साबित करता है। रोमन माया को जबरदस्ती अपनी फरारी में बिठाता है। हाँ, और उसे अपने महल जैसे घर ले जाता है और उसे आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव देता है। कहता है कि अगर माया माफी मांग ले तो वो उत्पीड़न रोक देगा, और इसके जवाब में माया उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अरे बाप रे, वो सीन! अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो रोमन का ये प्रस्ताव उसके खोखले अहंकार का प्रतीक है। कैसे? देखिए, रोमन की रिपोर्ट में लिखा था कि माया एक स्कॉलरशिप छात्रा है। उसका दिमाग तुरंत एक व्यावसायिक निष्कर्ष निकालता है कि माया के पास पैसा नहीं है। तो उसे लगता है कि ये सब सिर्फ ध्यान खींचने का नाटक है। बिल्कुल, वो सोचता है कि ये प्रस्ताव माया के लिए बहुत बड़ा अवसर है। उसे समझ ही नहीं आता कि किसी इंसान का आत्मसम्मान करोड़ों डॉलर से भी बड़ा हो सकता है। तो वो थप्पड़ सिर्फ रोमन के चेहरे पर नहीं, उसके उस अंधी खाई वाले अहंकार पर पड़ा था। एकदम सही। लेकिन इसी तनाव के बीच हमें एक मानवीय पहलू भी दिखता है। वो कार्लो वाला हिस्सा। हाँ, जब माया रोमन के घर से अंधेरे में पैदल लौट रही होती है तो कार्लो अपनी गाड़ी में आता है और उसे सुरक्षित घर छोड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में वो उसे खाने के साथ एक ट्विक्स चॉकलेट भी भिजवाता है, क्योंकि उसे याद था कि माया को आलमंड जॉय पसंद नहीं है। ये एक बहुत छोटा सा विवरण है, पर बहुत शक्तिशाली है। ये साबित करता है कि द साइंस कोई रोबोट्स का समूह नहीं है। उनके अंदर भी मतभेद हो सकते हैं। हाँ, कार्लो माया की हिम्मत की कद्र करता है। वो उसे एक बराबर के इंसान के रूप में देखता है। ये दर्शाता है कि माया की बगावत ने समूह की नींव को हिलाना शुरू कर दिया है। और अब इस भारी मनोवैज्ञानिक युद्ध के बाद कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो मतलब किसी शेक्सपियर की कॉमेडी ऐसा लगता है। वो दादी वाला हिस्सा ना? बिल्कुल, जहां एक छोटे से झूठ से बहुत बड़ा नाटक बन जाता है। माया की सख्त एशियाई दादी सैन फ्रांसिस्को से आती हैं और वो माया की शादी हार्वर्ड जाने वाले किसी लड़के से करवाना चाहती हैं, जो कि सत्ता और नियंत्रण का एकदम अलग रूप है। दादी पारंपरिक सत्ता का प्रतीक है। उनका नियंत्रण पैसे से नहीं, पारिवारिक दबाव से आता है। हाँ, और इससे बचने के लिए माया झूठ बोल देती है कि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है। और विडंबना देखिए, ठीक उसी समय पार्कर रेमिंगटन वहां आ जाता है। अरे क्या टाइमिंग थी! वो माया की जैकेट लौटाने आया था। अब माया के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो दादी के सामने पार्कर को अपना नकली बॉयफ्रेंड बता देती है। और पार्कर देखिए, वो इस स्थिति को साफ करने के बजाय नाटक में पूरी तरह शामिल हो जाता है। वो तो दादी को चढ़ाने के लिए यहाँ तक कह देता है कि उनके बीच शारीरिक संबंध बन चुके हैं, जो दादी के पारंपरिक विचारों पर एक भयंकर प्रहार था। मैं यही सोच रहा हूँ कि पार्कर, जो खुद सत्ता के शीर्ष पर है, इस बेतु के खेल में क्यों पड़ता है? देखिए, पार्कर का मनोविज्ञान बहुत अलग है। वो एक प्लेबॉय है जिसे अराजकता में मजा आता है। और दूसरा बड़ा कारण ये है कि वो जानता है रोमन माया को लेकर उलझन में है। तो वो रोमन को चिढ़ाने के लिए सब कर रहा है। बिल्कुल, रोमन के साथ एक मनोवैज्ञानिक खेल खेलने के लिए। और कहीं ना कहीं पार्कर माया की बेबाकी का सम्मान भी करने लगा है। एक तीर से दो शिकार, दादी को परेशान करना और रोमन के दिमाग से खेलना।
लेकिन इस कॉमेडी का सबसे बेहतरीन दृश्य तो तब आता है जब रोमन खुद शनिवार सुबह माफी का गिफ्ट बास्केट लेकर माया के घर पहुंचता है। और वो एक बहुत बड़ी गलती करता है। हाँ, वो मिकी माउस की टी-शर्ट पहनकर आता है, जो उस स्थिति में एक भयंकर भूल थी। क्योंकि माया की दादी को डिज्नी और चूहों से सख्त नफरत है। उन्हें लगता है कि डिज्नी के चूहे दुनिया पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। ये सच में बहुत मजेदार है। और जब वो रोमन को देखती हैं तो उन्हें लगता है कि वो अपनी बास्केट में मौजूद अजीब से लॉलीपॉप्स के जरिए माया को फंसा रहा है। तो दादी झाड़ू उठा लेती हैं और दुनिया के सबसे अमीर किशोर को मार मार के भगा देती हैं। मैं कहूंगी कि ये सिर्फ हंसाने वाला दृश्य नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मेटाफर है। मेटाफर कैसे? ये सत्ता के पलटने का शानदार उदाहरण है। इसे एलीट पावर का डीकंस्ट्रक्शन कहा जा सकता है। रोमन फ्योरी, जिससे पूरा शहर कांपता है, एक साधारण सी दादी और उनकी झाड़ू के सामने बेबस हो जाता है। सच में वहां उसका बैंक बैलेंस या ट्रस्ट फंड कुछ काम नहीं आता। बिल्कुल, ये दिखाता है कि असली दुनिया में अत्यधिक धन की सत्ता कितनी सीमित और अर्थहीन हो सकती है। बहुत ही सटीक विश्लेषण है। लेकिन सत्ताधारी इतनी आसानी से हार नहीं मानते। जब उनका अहंकार कुचलता है तो वो बहुत खतरनाक तरीके से पलटवार करते हैं। और इसके बाद कहानी एक डार्क मोड़ ले लेती है। हाँ, माया को कुछ काले सूट वाले लोग घेर लेते हैं और उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर अगवा कर लिया जाता है। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक वास्तविक अपराध है। बिल्कुल। ये सत्ता के नशे का चरम रूप है। जब रोमन माया को डरा नहीं पाता या खरीद नहीं पाता, तो वो उसकी शारीरिक आजादी ही छीन लेता है। ये दिखाता है कि अत्यधिक विशेषाधिकार वाले लोग बुनियादी सहमति की भी परवाह नहीं करते। उनके लिए इंसान एक वस्तु की तरह है जिसे वे जब चाहें उठा सकते हैं। और जब माया को होश आता है तो उसने खुद को $2000 की अलेक्जेंडर मैक्वीन ड्रेस और जिमी चू हील्स में पाया। रोमन के आदमियों ने उसका पूरा मेकओवर कर दिया है। और फिर रोमन जो कहता है वो किसी का भी खून खौला दे। हाँ, वो आदेश देता है कि अब माया को उसकी गर्लफ्रेंड बनना होगा। उसे लगता है कि एक स्कॉलरशिप छात्रा को लग्जरी का स्वाद दे दो तो वो अपनी स्वतंत्रता बेच देगी। तो इस मानसिकता के पीछे क्या कारण है? इसका सीधा मतलब है कि रोमन भावनाओं को सिर्फ लेन देन के नजरिए से देखता है। इसे हम ट्रांजैक्शनल अफेक्शन कह सकते हैं। अत्यधिक धन ने उसके लिए एक अंधी खाई पैदा कर दी है, जहां वो सोचता है कि प्यार या सम्मान को $2000 की ड्रेस से खरीदा जा सकता है। एकदम सही। वो देख ही नहीं पा रहा कि किसी को मर्जी के बिना कपड़े पहनाना उदारता नहीं, नियंत्रण है। रोमन उसके वजूद को चंद डॉलर्स तक सीमित कर रहा है। पर माया इस मेकओवर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। वो उस ऑब्जेक्टिफिकेशन को खारिज कर देती है और रोमन पर वही महंगे जिमी चू जूते उतारकर फेंक देती है। क्या बात है। और एक और जोरदार थप्पड़ जड़ती है। कहती है कि वो किसी बेघर इंसान को चुन लेगी, पर रोमन जैसे घमंडी को नहीं। बहुत ही पावरफुल मोमेंट है। और स्थिति तब पूरी तरह पलट जाती है जब पार्कर वहां प्रवेश करता है। पार्कर शांति से माया के कंधों पर हाथ रखता है और घोषणा करता है कि माया अब उसकी गर्लफ्रेंड है। पार्कर का वहां आना पूरी गतिशीलता बदल देता है। रोमन की हताशा चरम पर पहुंच जाती है। ग्रुप का हिस्सा भी नहीं है, उसके कारण इन दोनों में हिंसक टकराव हो जाता है। ये सिर्फ दो दोस्तों की लड़ाई नहीं है, ये साइंस के सामाजिक ढांचे का टूटना है। अब तक उनकी ताकत, उनकी एकता थी, पर अब माया और पार्कर का ये नकली रिश्ता सार्वजनिक हो चुका है। और एड्रियाना और कार्लो सच्चाई जानते हुए भी चुप हैं। वे देखना चाहते हैं कि रोमन इस वास्तविकता से कैसे निपटता है। एड्रियाना को लगता है कि रोमन को ये सबक मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, और माया ही वो इंसान है जो रोमन के पैसे से बनी दुनिया का भ्रम तोड़ सकती है। इस घटना का असर स्कूल में भी रातों रात दिखता है। जो लड़कियां माया पर हमले कर रही थीं, वही अब उसकी दोस्त बनना चाहती हैं। सत्ता का समीकरण पूरी तरह से पलट चुका है क्योंकि साइंस की दीवार में दरार आ गई है। तो ये अंश हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये महज एक हाई स्कूल ड्रामा नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान, गरिमा और सत्ता के बीच का संघर्ष है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। माया का किरदार इस बात का प्रतीक है कि सच्ची ताकत पैसे में या डिजाइनर कपड़ों में नहीं होती, वो अपने उसूलों पर टिके रहने में है। चाहे सामने दुनिया का सबसे अमीर इंसान ही क्यों ना हो, अगर कोई झुकने से इनकार कर दे तो सारे हथियार बेकार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ रोमन फ्योरी है, जिसके पास दुनिया की हर चीज है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं की भारी कमी है। तो इस चर्चा को समेटते हुए ये स्पष्ट है कि आत्मसम्मान को खरीदा नहीं जा सकता। माया के संघर्ष ने साबित किया कि जब इंसान अडिग रहता है तो बड़े से बड़े तानाशाह को हार माननी पड़ती है।
पैसा लोगों को डरा सकता है, लेकिन सम्मान कभी नहीं खरीद सकता। ये एक सार्वभौमिक संदेश है। बिल्कुल। और अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार जो इस कहानी से निकलता है, हमेशा माना जाता है कि अपार धन होना सबसे बड़ी आज़ादी है। पैसे से हर दरवाजा खुल सकता है। हाँ, यही आम धारणा है। लेकिन रोमन की मानसिक स्थिति देखकर एक बहुत गहरा सवाल उठता है। ये सोचने वाली बात है कि क्या ये संभव है कि अत्यधिक विशेषाधिकार वास्तव में एक अंतिम जेल बन जाए? एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है ये। एक ऐसी अदृश्य जेल जो इंसान को वास्तविक मानवीय जुड़ाव महसूस करने से ही रोकते। एक ऐसी दुनिया जहां ये तय करना ही नामुमकिन हो जाए कि कोई स्नेह असली है या महज किसी लेन-देन का हिस्सा है। सच में ये बहुत ही गहराई से सोचने वाला विषय है। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगली बार तक नए विचारों को एक्सप्लोर करते रहे।